नमस्कार राम माधव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल शो पर, क्योंकि आपने किताब लिखी है द हिंदुत्व पैराडाइम। अब कोई भी आरएसएस का बैकग्राउंड का आदमी जब इस तरह की किताब लिखता है हिंदुत्व पैराडाइम, तो उस पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का मतलब है आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यू आर एंटी माइनॉरिटीज, आप बिल्कुल जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ हैं, और आप अपना हिंदुत्व सब पर थोपना चाहते हैं। आप जब ये किताब लिख रहे थे तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि डेलिबरेटली लिखी कि शायद थोड़ी कंट्रोवर्सी हो? नो, एक्चुअली इस किताब का मकसद ही ये है कि ये सारे कंट्रोवर्सीज का एक रेशनल हम आंसर दे सके, क्योंकि जितने कंट्रोवर्सीज हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू को लेकर बनाए जाते हैं, उनका कोई बेसिस नहीं है। हम ज्यादातर इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी जो दीनदयाल जी का है, उसको आधार मानकर हमारे सारे विचार उसके आधार पर चलते हैं। इसलिए आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी भी बार बार दीनदयाल जी को रेफर करते रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के भाषण में उन्होंने उनका जिक्र किया था, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन या विचार के फाउंडेशन दीनदयाल जी के थॉट में है। जो कंट्रोवर्सीज है उसका उत्तर देना ही इस किताब का उद्देश्य था, कि जैसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि हिंदुत्व कोई पेरोकियल, नैरो माइंडेड, एंटी मुस्लिम ऐसा नहीं है। एक बहुत ही फंडामेंटल, मूलभूत भारतीय विचार का ही प्रतिपादन है, एज एगेनिस्ट द यूरोपियन व्यू पॉइंट। वो एक ही दुनिया में विचार माना जाता था कि यूरोपियन विचार जो होगा वो दुनिया का विचार होगा। नहीं, हमारा भी एक विचार है। इस बात को कहने का प्रयास इस किताब के माध्यम से मैंने किया। राम माधव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रीफेस जो किताब की है उसमें आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का लिखा है कि उनका एक इंटेग्रल ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी रहा है, और आपने इस आइडियोलॉजी का उल्लेख किया है प्रीफेस में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी के फंडामेंटल्स पे बेस्ड जो पार्टी है बीजेपी, ये कितना इंक्लूसिव आइडियोलॉजी अपनाती है? और अगर ये इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है तो लोग ये पूछते हैं, आपके क्रिटिक्स, ऑपोजिशन पार्टीज ये पूछते हैं कि इस तरह के संवाद में कहाँ जगह है कि अब्बाजान और शमशान घाट और कब्रिस्तान, इस तरह की चीज़ों का जिक्र हो? तो क्या ये आइडियोलॉजी मानने की अलग और प्रैक्टिस करने की अलग है? न, पहली बात तो इस आइडियोलॉजी शब्द को लेकर ही मैंने मेरे किताब का पूरा प्रारंभ किया था। ये कोई आइडियोलॉजी, एक क्लोज्ड फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज को दीनदयाल जी ने प्रतिपादित नहीं किया। फॉर दैट मैटर, इंडिया ने कभी आइडियोलॉग्स को कभी पैदा नहीं किया। राइट फ्रॉम आदिशंकर टू गांधी टू अंबेडकर टू दीनदयाल, ये सब लोग आइडियोलॉग्स कम थे, फिलोसफर्स ज्यादा थे। विचार दिए थे, उस विचार के रास्ते पर आप उस तत्कालीन समय के आधार पर अपना कार्यक्रम बनाओ, इस प्रकार विचार दिए थे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी एक फिलॉसफी है, उसके आधार पर चलने का हम सबको प्रेरणा मिलती है। जहां तक मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, दोनों उसी विचार को लेकर, दीनदयाल जी के फिलॉसफी को लेकर ज्यादातर अपने पूरे कार्य रचना, पूरा कार्यक्रम चलाते हैं। अब बीच में अगर इसके संदर्भ में कोई अपवाद ध्यान में आता हो, जिस अपवाद की तरफ आप रेफर कर रहे हैं, तो उनको एक बार दीनदयाल जी का उस विचार विश्व में झांक कर देख लेना चाहिए। मैं इतना ही कह पाऊंगा। पर मूल जो विचार जिसके आधार पर पार्टी, मुख्य पार्टी की धारा चलती है, और जिसका प्रतिपादन बार बार स्वयं प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारे बातें कहते हैं, उसके मूल में वो दीनदयाल जी का विचार है। तो कहीं उसका अपवाद हो रहा हो तो वो लोग थोड़ा इस पे भी देखें, दीनदयाल जी क्या विचार दिए हैं, हमको उसको लेकर चले। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सेक्युलरिज्म के एक प्रिंसिपल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आइडियोलॉजीज को लेकर एक एक डेफिनेशन बनाई जाती है।
बीजेपी हमेशा हार्डलाइन हिंदुत्व पार्टी कहलाई गई है, जबकि सेक्युलरिज्म का चोला हमेशा कांग्रेस और बाकी विपक्ष की पार्टियों ने ओढ़ा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक तरफ आप कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी इंक्लूसिविस्ट फिलॉसफी को बिलोंग करते थे कि सबको साथ लेके चलो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये फिलॉसफी है और ये उनकी लाइन भी है जो वो कई बार इस्तेमाल करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं पूछना चाहती हूं कि इस इंक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजी या फिलॉसफी कह लीजिए इसे, इसमें एक्सप्रेशंस लाइक द फैक्ट दैट कोई भी मुसलमान एमएलए ना हो उत्तर प्रदेश जैसे विधानसभा में, टिकट ही ना दी जाए किसी को, या कांग्रेस मुक्त भारत आपके क्रिटिक्स कहते हैं, इस तरह की सोच जो है वो इंक्लूसिविज्म और सेक्युलरिज्म के साथ नहीं चलती। इस पर आप क्या जवाब दें? नहीं, इस विषय पर मैंने किताब में विस्तार से चर्चा जरूर किया था। पहली बात तो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड हार्डलाइन हिंदुत्व। जिस हिंदुत्व विचार जो दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित है, वो हार्डलाइन हो ही नहीं सकता है। या तो ये हार्डलाइन बिहेवियर है या हिंदुत्व है। पर बड़ा प्रश्न आपका सेकुलरिज्म को लेकर है। देखिए, सेकुलरिज्म एक बहुत डिस्टॉर्टेड हमारे देश की पॉलिटिकल परिभाषा बन गई है। वैसे तो आपने, क्योंकि यूपी में किसी एक हमारे पार्टी ने मुस्लिम को सीट नहीं दी, ये बात पूछ रहे, मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने तो गुजरात में नहीं दिया। ये हो सकता है राजनीतिक कारणों से कोई किसको खड़ा करना है, ये एक राजनीतिक उद्देश्य से करते, उसको कोई किसी समाज को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। बट सेकुलरिज्म की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, चाहे सेकुलरिज्म दुनिया में भी, वेस्ट में भी एक प्रकार का नहीं है। आप फ्रेंच सेकुलरिज्म को लेंगे, वहां रिलीजन को पास में भी नहीं आने देते हैं, वो सेकुलरिज्म है, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ रिलीजन है। पर अमेरिकन सेकुलरिज्म में कंप्लीट फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स है। वहां तो प्रधान राष्ट्रपति तो बाइबल को हाथ में रखकर वोट लेते हैं। इसलिए वेस्ट में भी कोई सेकुलरिज्म एक परिभाषित नहीं है, अलग अलग है। जहां तक भारत का प्रश्न है, सभी धर्म, सभी पंथ संप्रदायों के प्रति समान आदर रखकर चलना चाहिए, और किसी के प्रति कोई विशेष स्पेशल स्टेटस इस प्रकार का सोच नहीं होना चाहिए। ये भारतीय सेकुलरिज्म होना चाहिए। ये बात दीनदयाल जी केवल नहीं कहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहस में भी इस पर बड़ी चर्चा होकर इस निष्कर्ष पर हमारे संविधान निर्माताओं ने पहुंचा था। ये अलग बात है, आज हमने सेकुलरिज्म के अर्थ ये बना दिया कि कोई भी हिंदू कहता है तो उसको सांप्रदायिक कह दो, कोई माइनॉरिटी कहता है उनको सेकुलर कह दो। ये बहुत डिस्टॉर्टेड मीनिंग है। इस मीनिंग पर ही इंडिया में धर्मों के, मजहबों के बीच में बहुत बड़ा एक डिवीजन पैदा किया गया है राजनीतिक कारणों से। वो अंत होना चाहिए। सही सेकुलरिज्म जो हमारे संस्कृति में है, सभी पंथों के प्रति समान आदर, उस रास्ते पे चलना चाहिए। यही दीनदयाल जी का विचार था, यही संविधान सभा के बहस का निष्कर्ष था। राम माधव जी, आप आरएसएस के साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आरएसएस का एक व्यू रहा है, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, चाहे वो इंडियननेस के बारे में हो। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने एक लेख भी लिखा था, ऑपेड में लिखा था, और आपने कहा था कि 2018 एक ग्लासनोस्ट है आरएसएस के लिए, जब वो इनवर्ड लुकिंग की अपनी पॉलिसी छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड से एंगेज करने का उन्होंने थोड़े से दरवाजे खोले। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, और ये जो दरवाजे खुले हैं ये कितने से खुले हैं? क्योंकि कहीं कहीं स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज में ये दरवाजे बहुत खुले नहीं नजर आते। ग्लासनोस्ट का शब्द जो है वो आप जानते हैं कि सोवियत इरा का एक शब्द है। सोवियत यूनियन में गोर्बचेव जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया था। उसका अर्थ इतना ही था, ग्रेटर ओपननेस। कई लोग उसको पेरिस्ट्रोइका से जोड़ के कंफ्यूज भी होते हैं। पेरिस्ट्रोइका वाज अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग, बट ग्लासनोस्ट जहां तक प्रश्न है, आप ग्रेटर ओपननेस हैं। आप स्वयं भी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, लगभग एक दशक से अधिक समय से, जब से मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख बने हैं, इस ग्रेटर ओपननेस का परिचय हम सबको मिलता है।
जिस प्रकार का इंटरेक्शंस आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख भागवत जी करते हैं, उसे स्पष्ट होता है कि संघ आज ज्यादा ओपन होकर, जैसे मैं संघ में बचपन से हूं, संघ में हम ये मानते थे कि किसी को संघ को समझना है तो संघ के पास आना है, ये हम समझते थे। पर आज एक ऐसा एक बदलाव आया, एक संघ कई लोगों के पास जा रहा है, यानी संघ प्रमुख जा रहे हैं, विभिन्न धर्मों के नेताओं के पास संघ प्रमुख आज जाकर मिलते हैं, विभिन्न दलों के लोगों से मिलते हैं, प्रबुद्ध लोगों से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, समाज के अनेक वर्गों से मिलते हैं। ये जो रीच आउट संघ ने प्रारंभ किया, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो ग्लासनोस्ट का शब्द प्रयोग किया था, उसका और कोई बहुत बड़ा उसका अर्थ निकालने का कारण नहीं है। बट जरूर मैं कहता हूं कि ये जो रीच आउट है, इस रीच आउट का बहुत बड़ा एक असर हम सबको भी देखने को मिल रहा है संघ के अंदर, बाहर भी समाज में स्पष्ट दिखता है। आज संघ के प्रति लोगों के नजरिए में परिवर्तन आया है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुआ है। संघ को एक सकारात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास कई लोग, कई वर्ग और कई सेक्शंस आज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जो कभी संघ को शत्रु मानते थे, ऐसे लोग भी नए, जैसा संघ कहता है उनका कोई शत्रु नहीं है, इस बात को स्वयं आज अनुभूति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ओपननेस के मामले में हाल ही में आपने कहा उद्योगपतियों से भी मिलना आपके ओपननेस का एक प्रतीक है, लेकिन एक आरएसएस की जो माउथपीस है पांचजन्या, उसे उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। एक तरफ बात होती है भारत में आत्मनिर्भरता की, क्या आत्मनिर्भरता इज इक्वल टू प्रोटेक्शनिज्म? लोग ये पूछते हैं क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। पांचजन्या कहता है कि जो अमेज़न कंपनी है मल्टीनेशनल है, लेकिन इस देश में लोगों को सहूलियत पहुंचाती है ई कॉमर्स में, लेकिन बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो अमेज़न कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और कुछ ही दिनों में शायद हम इसके गुलाम बन जाएंगे, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल का राज रहा था भारत पे। क्या ये कंपैरिजन सही है? क्या ये ओपननेस है? क्या दिस इज इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक winds that should flow and blow across the Indian territory? पहली बात तो पांचजन्य या ऑर्गेनाइजर उतना ही आरएसएस का माउथ पीस है जितना टाइम्स नाउ में आपके ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी के माउथ पीस है या सरकार के माउथ पीस है। ये सच नहीं है। वो जरूर आरएसएस से एंकरेज्ड पब्लिकेशंस है, स्वतंत्र एक व्यवस्था के रूप में, मीडिया हाउस के रूप में वो उभर रहे हैं। बट खैर, दैट इज नॉट ए मेजर इशू, बट बिगर इशू इज द पॉइंट दैट दे हैव रेज्ड अबाउट सर्टेन इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउसेस। पहले एक आईटी कंपनी के संदर्भ में उन्होंने कुछ लिखा है, अभी अमेज़न के बारे में भी लिखा है। बिल्कुल, इन्फोसिस के बारे में कहा था। जी जी, एक बात पर जरूर उसमें पांजन्या का जो संपादक वर्ग है उनको सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो जेन्युइन कुछ समस्याओं का जब हाईलाइट करता है, जो मीडिया का धर्म है, तो जब उस कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम्स है, उनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स है, आप भी उठाते हैं। जो अमेज़न के लिए कंट्रोवर्सीज नया नहीं है, सभी जगह कंट्रोवर्सीज वगैरह उठते हैं, मीडिया उठाता है, भारत में नहीं विदेश में भी उठता है, अमेरिका में बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज को लेकर चलते हैं। बट उसको अब नेशनल एंटी नेशनल बहस में उलझाएंगे तब प्रॉब्लम होता है। अब लाइक ट्राइंग टू टीच नेशनलिज्म टू इन्फोसिस और टाटा इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल। वो स्वयं अच्छे बड़े लोग हैं, इस देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। हाँ, बट फंक्शनिंग में समस्या है तो मीडिया का एक धर्म होता है कि भाई आपका फंक्शनिंग ठीक नहीं है, या कोई फेक कंपनीज को पैदा करके कुछ लॉस को डाइवर्ट करने का प्रयास कोई एक कंपनी कर रहा हो, अमेज़न हो, कोई भी हो, उसका हाईलाइट करना मीडिया का धर्म है। वहां तक मुझे कोई उसमें विवाद नहीं लगता। पर जब वो बहस नेशनल एंटी नेशनल बन जाता है, तब उसमें थोड़ा बहुत लोगों को आपत्ति होना स्वाभाविक है। बट मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है नविका जी, जो हमेशा इस देश के अंदर विदेशी कंपनियों का बढ़ता हुआ आधिपत्य का जो विरोध करते थे, वो लोग भी आज 5 एडिटोरियल के बाद अमेज़न के समर्थक बन गए। वो बड़ा आश्चर्य की बात है।
तो इसलिए ये बहस को राजनीतिक दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। पांजन जी भी इसको नेशनल एंटी नेशनल बहस में ना लाना चाहिए। हालांकि मुद्दे जो उठ रहे हैं अमेज़न के कुछ मार्केट प्रैक्टिसेस को लेकर, वो उस पर बहस होना चाहिए, न केवल इंडिया में पर दुनिया भर में होता है वो बहस। तो आपका ये कहना है कि इन प्रिंसिपल यू आर नॉट अगेंस्ट एफडीआई, इन प्रिंसिपल आपको अमेज़न या इन्फोसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, लॉज को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो वो उठाना आपका हक है। इफ आई अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू से दिस, आरएसएस हैज नो प्रॉब्लम विद इन्फोसिस और अमेज़न। नॉट एट ऑल। आरएसएस ने तो ऑफिशियली बयान भी दिया कि हम वो रेखा को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस सीमा के अंदर रहकर चलिए कुछ समस्या है तो उसको मीडिया का धर्म के रूप में हाईलाइट करो, बट इंडिया में इन्फोसिस को, अमेज़न को फंक्शनिंग अच्छी तरह काम करने का पूरा अधिकार यहाँ का कानून देता है। यहाँ के अर्थव्यवस्था में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, योगदान है, उसको भी तो हम रिकॉग्नाइज करें। तो राम माधव जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी जो किताब है हिंदुत्व पैराडाइम, इसकी जो रिलीज इस वक्त हो रही है ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, कोई चुनाव के पहले रिलीज करने का कोई खास कोइंसिडेंस या एक इत्तेफाक है? ये बहुत हेवी किताब है, ये बहुत एकेडमिक बुक है, वर्क है। इसका कोई इलेक्शंस या डे टू डे पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। असल में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, देखिए भारत की ओर से दुनिया को जो ओरिजिनल आइडियाज जब कंट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें गांधी का नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का लास्ट सेंचुरी में रहा। उनके अलावा अगर कोई ओरिजिनल इंडियन कंट्रीब्यूशन रहा है तो दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है। मैं उस बात को हाईलाइट करने के लिए और उसका 21वीं सेंचुरी की प्रासंगिकता के लिए मैंने ये किताब लिखी थी। इसका कोई इमीडिएट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इश्यूज के साथ कोई तालमेल या संबंध नहीं है। राम माधव जी, किताब आप लिखते रहें और देश में जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हैं उनको डायरेक्ट एड्रेस करते रहें, यही उम्मीद रखते हैं हम आपसे। और बस हिंदुत्व की इस परिभाषा को एक्सपैंड करने के लिए उम्मीद करती हूँ कि लोग पढ़ेंगे और इसका जो रियल एसेंस है, इसकी जो मूल भावनाएं, इसे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।